बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज के वीलाग के लिए दो तीन मौजू हैं जिन पे बात करनी चाहिए। एक तो यही कि जनाब कल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो बड़े तपे हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं। आज काबीना के इजलास में भी यही मामला जो है वो जेर बहस रहा। कौमी असम्बली के इजलास में भी अदलिया पर चढ़ाई रही। करारदाद भी एक मंजूर हो गई। ये इसके क्या असरात होंगे आगे जाकर, ये इस पर बात करेंगे। और फिर राणा सनाउल्लाह की तरफ से गवर्नर राज की धमकी और दूसरी तरफ से फवाद चौधरी वगैरह की तरफ से धमकी कि जनाब हम वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। हुकूमती इत्तेहादी जो वफाक वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब हम पंजाब हुकूमत को गिरा देंगे, वो कहते हैं कि या पंजाब हुकूमत में गवर्नर राज लगा देंगे, और वो कह रहे हैं कि जनाब हम वफाकी हुकूमत गिरा देंगे। दोनों में से कमजोर पोजीशन किसकी है? वफाकी हुकूमत आसानी से गिराई जा सकती है या पंजाब जो है ये परवेज इलाही से छीना जा सकता है? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा अहम मौजू जो है वो पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने ही अपने वीलाग में इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी लोगों की कि 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है जिसमें जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह भी मैंने बयान की थी कि इसके पीछे लग ये रहा है कि काजी फायज ईसा साहब जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और अशतर असाफ अली जो अटारनी जनरल हैं वो भी मौजूद नहीं है, और फिर ये मौका मिल सकता है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इसकी बहरहाल बार एसोसिएशंस मुख्तलिफ, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल्स, उन्होंने भी ये एक करारदाद पास की है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। जूनियर जजों को आप क्यों लेके जाते हैं? ये तो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में 2-3 साल से ये रौला पड़ा हुआ है कि जनाब आप जूनियर जजों को, ऊपर वालों का क्या कसूर है? और फिर जस्टिस काजी फायज साहब ने ऊपर से खत लिख दिया। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं 13 जज, 4 सीटें खाली हैं, लेकिन तकर्रियों की सिफारिश जुडिशल कमीशन जो है, जो एजेंडा है उसमें यह है कि 5 बंदों की जनाब हमने सिफारिश करनी है, और 5वीं सीट खाली होनी है जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब 13 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, यानी अगले माह। और सजाद अली शाह पहली दफा मेंबर बने हैं जुडिशल कमीशन के। वो जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सीनियरिटी के हिसाब से जजेस आते हैं। अच्छा, ये जल्दी क्यों थी? जल्दी इसलिए थी, काजी साहब का खत भी इस तरफ इशारा करता है कि सजाद अली शाह साहब जो है वो हम ख्याल हैं उमरताब बंदयाल साहब के और एजाज अल एहसन साहब के, और सजाद अली शाह साहब के बाद जुडिशल कमीशन का मेंबर बनना है मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिनके बारे में यह ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट, आज़ाद, गैर जानबदार किस्म के जज हैं, खुद अपने फैसले करते हैं, किसी के हम ख्याल आसानी से नहीं बनते। अच्छा, जो जुडिशल कमीशन है उसकी पोजीशन क्या है? उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाहिर नामजद किए हैं उमरताब बंदयाल साहब, वो तो हमायत करेंगे ही। और फिर एजाज अल एहसन साहब, उनके हम ख्याल हैं, वो पिछले जो अजलास थे जूनियर को ऊपर ले जाने वाले, उन्होंने चीफ जस्टिस का साथ दिया था। और फिर जनाब आगे हैं सरमद जलाल असमानी साहब जो रिटायर्ड जज हैं, वो भी इनके साथ, जो हम ख्याल है, इनका साथ दिया था उन्होंने आयशा मलिक वाले केस में। और फिर सजाद अली शाह साहब, ये बनते हैं 4। ये 4 अरकान है जो चीफ जस्टिस की जो तजवीज़ है उनकी हमायत कर सकते हैं। और बाकी जो दीगर अरकान है उनमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने मुखालफत की थी पहले भी कि लाइन ना तोड़े, बल्कि उनका खत जो है वो सारा इसी बात पे है कि यार बाकी जजों का, सीनियर्स का क्या कसूर है। और सरदार तारक मसूद साहब, वो भी बड़े अपराइट आदमी है, उन्होंने मुखालफत की थी कि यार नीचे से बंदे क्यों लेके आने हैं, लाइन क्यों तोड़नी है। और फिर वजीर कानून आजम वजीर तारक, वो भी मुखालफत करेंगे, हर सूरत मुखालफत करेंगे। मेरी बात हुई है उनके साथ कि हम तो वकला जो कह रहे हैं कि मैं तो उनके साथ हूँ। और फिर अटारनी जनरल अशतर असाफ अली साहब, वो भी मुल्क से बाहर है, वो भी हुकूमत ने डायरेक्शन जारी कर दी उनको कि आपने वीडियो लिंक के जरिए आना है, जैसी भी आपकी सेहत है, बीमार है, लेकिन आपने वीडियो लिंक के जरिए आना है। और जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो जूनियर जजों को लेके जाना चाह रहे हैं, ये ऊपर जो वो पैक करना चाहते हैं हम ख्याल जजों से सुप्रीम कोर्ट को,
तो और फिर एक वकला के नुमाइंदे हैं अख्तर सैन साहब, ये भी वो मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं जिन्होंने फैसला करना होता है कि जनाब क्या करना है, क्या पॉलिसी अपनानी है, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं हसन गून साहब, वो कहते हैं जनाब हमारा वकला नुमाइंदा जो पिछली दफ़ा भी उन्होंने हमारी करारदादों की रोशनी में नीचे से ऊपर ले जाने की मुखालफत की थी, अब भी करेंगे अख्तर सैन साहब। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये 5-4 की रेशो बनती है, यानी कि जो चीफ जस्टिस साहब की नामजदगियां होंगी वो मंजूर नहीं होगी, ये एक है। या फिर इजलास ही मुलतवी हो जाएगा किसी वजह से, वो ज़ाहिर है कि इज्जत रखने के लिए चलो यार मैं इजलास मुलतवी कर देता हूँ, दोबारा कर लेंगे, दोबारा नाम आ जाएंगे, ये वो इस तरह की बातें। तो सरदस्त ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में भी इतला है कि वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल होंगे, और अख्तर साफ अली साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो मेंबर हैं, वो भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। और अगर वो शरीक होते हैं और वोटिंग होती है तो फिर उनका वोट जो है वो सन्याटी जो तोड़ी जा रही है उसके खिलाफ जाएगा। 5-4 से ये पेशगोई की जा सकती है कि 5-4 से ये मुस्तरद किया जा सकता है इन तजावीज़ को जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दी हैं। और यार ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा मसला है ना। अब ये करारदाद पास कर रहे हैं जनाब कि वो 175A में भी तरमीम करनी है आईनी, वो जो तरमीम हुई थी ना 18वीं तरमीम, जिसमें वो ये जुडिशल कमीशन बना था। पहले तो चीफ जस्टिस ही नामजद करते होते थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास सारा इख्तियार था, फिर जुडिशल कमीशन बन गया और फिर जुडिशल कमीशन के बाद पार्लियामानी कमेटी बन गई जो जुडिशल कमीशन से आगे जाएगी, उसको मंजूरी देगी, और वो भी फिर उसमें भी वो चैलेंज होगी तरमीम। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भड़क लगा दी, धमकी लगा दी कि मैं तो ये इसको कर दूंगा, जज ज्यादा करें इसमें कमीशन में और जो बाकी लोग हैं वो कम करें और एक रिटायर्ड जज डालें, वरना मैं ये तरमीम ही कलदम कर दूंगा। तो फिर डर के इन्होंने 19 में तरमीम कर ली बेचारों ने। और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के जो इख्तियार थे वो मुनीर भट्टी केस है, उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब पार्लियामेंट्री कमेटी जो हम फैसला जुडिशियल कमीशन करके जाता है उसको नहीं छेड़ सकती, उसकी ठोस वजूहत देनी होंगी और वो फिर हम दोबारा देखेंगे उसको, और फिर जुडिशियल साइड पे उसको वो अब पार्लियामेंट्री कमेटी कई मरतबा पार्लियामेंट्री कमेटी ने इजलास ही नहीं किए, क्योंकि आइन में लिखा हो कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर मंजूरी नहीं होती या कोई फैसला नहीं होता कमीशन के जो फैसले हैं उनकी बाबत पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं कर सकती, तो फिर वो मंजूर समझे जाएंगे। तो वो नाराज हो कि कुछ अर्सा रहे, बैठे भी रहे, कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल अब ये कह रहे हैं हमने उसमें भी करनी है। और जो करारदाद मंजूरी है उसमें मिसाक जमहूरियत का भी जिक्र है। मिसाक जमहूरियत में अदलिया को काबू में रखने के लिए, गैर जानबदार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। मिसाक जमहूरियत जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होता। अब उन्होंने ये जो करारदाद पास हुई है आज, उसमें एक कहा जाए कानूनी इस्लाहत करेंगे। कानूनी इस्लाहत में वो चीज़ें भी शामिल होंगी जो सुप्रीम कोर्ट बार और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने करारदाद में जो कही है उन पर गौर होगा। और फिर वो मिसाक जमहूरियत जो है वो कहते हैं जनाब 2008 से 2022 तक जो काम रह गया है वो अब मिसाक जमहूरियत को हम दोबारा वो बहाल कर दिया गया है। उसमें वो उन्होंने कहा है, करारदाद में जो कहा है। और फिर वकला ने ये करारदाद पास की है, वही बातें कि जनाब ये वैसे अब का मामला नहीं है, ये बड़ा पुराना चल रहा है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब रोज सुओ मोटो लेके तंग किया हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, जरदारी साहब का फलाना केस खोलो, खत लिख दियो, ये इस तरह की चीजें, उस वक्त ये इस्लाहात करना चाह रही थी पीपल्स पार्टी, लेकिन रुकावट बन रही थी नून लीग। नून लीग नहीं मान रही थी। अब नून लीग पे जब चढ़ाई हुई है, नून लीग को तो खैर साकमसार के दौर से ही जेर अताब है, लेकिन वो इस तरह की बातें चाहते, उस फिर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मान गई हैं। और मिसाक जमहूरियत की जो बात है, मिसाक जमहूरियत अदलिया के बारे में काफी सख्त किस्म का वो एक माहदा था जिसे उन्होंने बहाल कर दिया है। वो कहते हैं हम उस पर अब कर। और फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है जनाब के ये पहले भी चलता रहा है मामला कि जो डायरेक्ट केस सुनती है आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट, वो उनके ऊपर अपील का हक होना चाहिए। ये भी एक आईनी तरमीम हो सकती है कि अपील का हक होना चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि रूल्स में तरमीम की जाए या फिर कानून एक ऐसा बनाया जाए कि 5 जज जो हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया था पिछले विभाग में, वो फैसला करें कि कितने रुकनी बेंच बने। 5 सीनियर
बेहतरीन जज, जो 3 कर लें 5 कर लें, जितनी भी तादाद उन्होंने करनी है वो फैसला करें। सिर्फ चीफ जस्टिस के हाथ में सारा कुछ ना हो कि सुबह मोटो भी उसी के पास हो सारा, यानी कि वो घंटा घर बना हुआ हो इख्तियारात का, वो उसकी कोई वो करेंगे सीधा पदरा जो भी उन्होंने करना वो मामला। और फिर वो कह रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन होती है वो तो पहले जो 3 जजों ने जैसे जैसे की है उसी तरह वो अगर वही जज दोबारा सुनते हैं तो वो क्यों दुरुस्त करेंगे उसको, वो तो दुरुस्त नहीं करेंगे। बहरहाल वो कहते हैं कि उसके लिए और बेंच बनना चाहिए या लार्जर बेंच बनना चाहिए। मेरा ख्याल ऐसा हो सकता है कि पहले अगर 5 रुकनी ने सुना है फिर 7 रुकनी सुन ले, अगर 7 ने सुना है 9 रुकनी सुन ले, 9 रुकनी है तो 13 रुकनी। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें आएंगी, मसाइल भी पैदा करेंगी कि जज्बाती होकर जजमेंट जो फैसले किए जाते हैं कानून साजी, उसमें बात का नतायज आखिर पे असरात बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। अगर फुल कोर्ट ने सुना तो फिर नजरसानी कौन सुनेगा, फिर बाकी जज कहाँ से आएंगे, फिर तो फुल कोर्ट ही सुनेगी। बहरहाल इस तरह की बहुत सारी बातें वो कानून दानों का काम है, वो निकाल लेंगे उसको सीधा सुधा कर लेंगे जो भी उन्होंने करना है। और फिर एक बड़ी खबर यह है कि जनाब नैब जो है वो हो गया एक्टिव इमरान खान साहब के खिलाफ, काबीना के खिलाफ और शहजाद अकबर साहब के खिलाफ। एसेट रिकवरी यूनिट जिसने काजी फायज ईसा को बड़ा तंग किया था, उनकी अहलिया के एहसासों की उन्होंने शुरू कर दी थी, तो वो जनाब नैब ने ये कहा है कि जनाब एक तो एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसके जो मेंबर शेंबर थे उनका सारा रिकॉर्ड भेजे हमें, उन्होंने क्या क्या फैसले कबीना से मंजूर करें वो भी भेजे। और सबसे अहम बात यह है कि जो 19 करोड़ पाउंड आए थे बरतानिया से, जिसे बंद लिफाफे में कबीना से मंजूरी ले ली गई कि जनाब ये पैसे जो हैं वो मलिक रियाज के जो, क्योंकि मलिक रियाज वाले के पैसे थे, उसकी जो जायदादें वहां थी उसके इवज वहां की जो एक एजेंसी है नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने तहकीक करके वो पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को भेजे थे। इन्होंने वो पैसे जो हैं वो शहजाद अकबर साहब ने, वो कहते हैं कि 5 अरब रुपए का बीच में घपला शपला करके इन्होंने वो 52 अरब रुपए का, मौजूदा तो ज्यादा और मजीद ज्यादा पैसे बन जाएंगे, ये फायदा पहुंचाया मलिक रियाज को और उसमें से हिस्सा लिया इन्होंने। वो जो जमीनें नहीं लाट हुई और वो पिनकी पीरनी को और ट्रस्ट को और पता नहीं कहाँ कहाँ, वो सारा उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी कि भाई कबीना ने मंजूरी कैसे दी, कहाँ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब का नाम है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह नहीं छालेगा उसको। बहरहाल वो शहजाद अकबर भी आएगा उसमें, कबीना के दीगर अरकान भी आएंगी। और फिर काजी फायद ईसा वाला मामले में ये पता चला है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ कबीना की मंजूरी के बगैर ही सिर्फ इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने वारदात डाल दी थी। सदर आरफ अलवी ने रेफरेंस भेज दिया था, वो कहते हैं गैर कानूनी रेफरेंस है क्योंकि कबीना की मंजूरी उस तरह नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि हुकूमत से मुराद सदर जो है वो कबीना के एडवाइस पे काम करता है और कबीना से मुराद सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होता। ये वो मुस्तफा पैक्स केस, उसका मैं आगे जाकर थोड़ा सा जिक्र भी करूंगा। बहरहाल वो मामला जो है अब उन्होंने वो भी एक इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं कि जनाब ये कैसे हुआ था। और फिर इन्होंने एक नजरसानी की दरखास्त जो काजी साहब के खिलाफ पहले फैसला आया था कि जनाब वो रेफरेंस चलेगा, फिर उसमें काजी साहब ने नजरसानी की दरखास्त दायर की, वो नजरसानी फिर मंजूर होगी, तो उस नजरसानी पे एक और नजरसानी कौम ने दायर की हुई थी, उसकी भी शायद कबीना से मंजूरी नहीं थी। तो वो फैसला किया है कबीना ने कि वो हम जो नजरसानी पे नजरसानी की दरखास्त है वो तो तलवार लटकाने वाली बात है ना काजी साहब के सर पे, तो वो हम वापस ले रहे हैं, तो वो भी वापस हो जाएगी। इस तरह के फैसले फैसले होंगे। और फिर पार्लियामेंट में खिताब जो आपका वज़ीर आज़म का खिताब है, बड़ा लंबा चौड़ा खिताब कि सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि आप एक पार्टी को फायदा देते जाएं दूसरे को नहीं। बिलावल ने भी कुछ ऐसी बातें की। और फिर जो करारदाद पास हुई है कि कानूनी सलाहत के लिए उन्होंने कहा फौरी तौर पे एक कमेटी बनाई है मुश्तरका जो अरकान हो, जिसमें कौमी असम्बली के भी और सेनेट के भी, फिर वो मामला आगे चले। और मेरे ख्याल में ये तेज़ी से ये करना चाह रहे हैं कि जितनी तेज़ी के साथ हो सके, तो फसल नजरसानी वाले अगर वो कानून बनाते हैं, देख 191 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया कि आप जनाब रूल्स बनाएं कानून और आइन के मुताबिक। अगर जैसे भारत में, इंडिया में रूल्स के ऊपर कानून है वहाँ पे कि जनाब ये ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल करने इंतजामिया जो रूल्स बना के कर रहे हैं बेंचों मूचों का, इंडिया में वो एक कानून है। पाकिस्तान में भी वो कानून बन सकता है कि जनाब ऐसे बेंच बनेंगे, ये इख्तियार चीफ जस्टिस इस्तेमाल करेगा, ये इख्तियारात मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होंगे इस तरह। क्योंकि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट
जो आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस एंड जजेस, वो तो सारे बराबर होते हैं। रूल्स बना के चीफ जस्टिस को ज्यादा इख्तियार दे दिए गए। अच्छा, अब आते हैं जनाब कौन सी हुकूमत खतरे में है। वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब वो एक वोट की हुकूमत है तो हम उसको गिरा लेंगे, जब चाहें वो उसका जो वेंटिलेटर हम हटा दें और वफाकी हुकूमत गिरा दें। ये पता नहीं किस बिहाफ में वो कह रहे हैं। वो पिछले दिनों ये भी बात उनके मुंह से सुनने में आई थी कि सदर साहब कहेंगे वज़ीर आज़म को कि आप ऐवान से एतमाद का वोट लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वहां से एतमाद नहीं है। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब ये अगर मुझे उन्होंने रोका पंजाब में आने तो ये जवाज होगा बड़ा अहम कि पंजाब में हम लगा दें, क्योंकि आइन के मुताबिक नहीं चल रही होगी ना हुकूमत उनके ख्याल में फिर कि यहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है। और फिर कहा जी ना मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मैंने काम शुरू कर दिया है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए क्या क्या करना है वो मैं सारे रिपोर्ट एक मुरतब कर रहा हूँ। और फिर रिपोर्ट मुरतब करना, अच्छा ये ना हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शंस हैं इनको परवेज इलाही साहब को कैडे में लाने के लिए, या फिर इनको एक तो वही कल मैंने एक तफसीली जिक्र किया था कि गवर्नर राज का वो आइन के आर्टिकल 234 का हवाला ही मैंने दिया था। आमतौर पर जो वफाक के इख्तियारात होते हैं वो सदर के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर कबीना सदर को एक भेजती है, समरी सदर 15 दिन तक रोक लेता है, फिर दोबारा जाती है, फिर सदर 10 दिन तक रोके रखता है। कोई कानून पास होता है असम्बली से, वो सदर के पास जाता है, 15 दिन तक रोक सकता है, फिर दोबारा भेज देता है, फिर दोबारा पास होता है, फिर दोबारा सदर के पास जाता है, फिर 10 दिन तक रोके रखता है। अगर नहीं सदर करता 10 दिन के अंदर दोबारा वाले में तो फिर वो मंजूर शुदा तस्वर किया जाता है, 25 दिन अहमी ज़ाया हो जाते हैं। वो जो मैंने जिक्र किया 234 का, उसमें अगर गवर्नर की रिपोर्ट हो तो वो मे का लफ्ज है कि सदर कर सकता है। लेकिन जो दूसरा मामला है कि जो अगर पार्लियामेंट के ऐवान दोनों अलग अलग रेजोल्यूशन पास कर लें कि फलां सूबा आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो फिर वहां सदर उसको 15 दिन रोकने की पोजीशन में नहीं होता। फिर वही होता है जैसे 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक अज खुद मंजूर शुदा तस्वर के, ऐसे ही वो फौरी तौर पे उस पर अमल शुरू हो जाता है। बहरहाल ये एक गवर्नर राज गैर जमहूरी सा काम होता है, ये एक जाती कह लें आप लड़ाई का मामला होता है। बिल्कुल ही ऐसा मामला तो होता ही नहीं कि जनाब कोई सूबा आइन के मुताबिक चल ही न रहा हो, लेकिन यहाँ अगर वो राणा सनाउल्लाह को रोकते हैं तो बुनियादी आइनी हकूक जो है मूवमेंट का उसकी खिलाफ वर्जी, और इसी तरह इंतकामी कार्रवाई करते हैं मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ या उनके खिलाफ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, जैसे कि उन्होंने कहा हम फितियाँ तार देंगे, तो वो आइन से मुतसादम होगा कोई। और एक बड़ी अहम चीज जो है वो ये कहते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जनाब हम ऐसे गिरा देंगे, हमने ये फैसला करना है कि कब घेराव करना है इस्लामाबाद का। वो केपी से आए थे ना पिछली दफा बंदे, हमलावर हो गए थे और पंजाब ने रोका था। अब पंजाब भी उनके पास है, वो बंदे इकट्ठे करके वहां बैठ जाए। लेकिन वो वफाक ये कह रहा है यही चीज गवर्नर राज का एक बड़ा सबब बन सकती है, क्योंकि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई थी पिछली दफा 25 और 26 मई को जब इनका लॉन्ग मार्च वगैरह आया था। तो जैसे था गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, केपी, तीनों से उनकी पुलिस फायरिंग शायरिंग ये वो एक तरह से बगावत थी, तो आइन से मुतसादम मामला था। तो वो एक बड़ी वजह बन सकता है कि जनाब ये सूबे वफाक पे हमलावर हो रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ हुकूमतें गिराना, यहाँ गवर्नर राज जरूरी है। पंजाब अगर ये करेगा, पंजाब से जत्थे जाएंगे और रोकेंगे नहीं, वफाकी हुकूमत डायरेक्शन दे अगर सूबों को कि ना भी इनको रोके, वफाक खतरे में है, जब अमनो अमा जो भी सूरत हाल है वो गड़बड़ है तो आप नहीं रोकेंगे, तो फिर ये भी एक जवाब होगा कि जनाब ये गवर्नर राज लगने का एक जवाब होगा। वो मैंने बता ही दिया है कि मैंने वो सदर से 15 दिन और 10 दिन वाला वो मामला काटा है, वो नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी एक ऑप्शन जो है इनके पास पीटीआई वालों के पास, वो ये है कि सदर ये कहे वज़ीर आज़म से, वो आइन का आर्टिकल है 91 सब आर्टिकल 7, वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म सदर की खुशनुदी तक काम करेगा, लेकिन सदर उसको हटा नहीं सकता जब तक सदर को ये यकीन ना हो जाए कि ये वज़ीर आज़म साहब जो है ये जो असम्बली है उसका एतमाद खो चुके हैं। फिर वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे और असम्बली को ये कहेंगे
और वजीर आजम से ये कहेंगे कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। अब आम जहन में तस्वर ये आता है कि जैसे इलेक्ट होने के लिए टोटल अरकान यानी 342 अरकान का की अक्सरियत की राय चाहिए, यानी 172 वोट चाहिए होंगे उसको, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले भी शायद बताया था, ये दो चीजें हैं। जैसे रन ऑफ इलेक्शन में वो कहते हैं कि असेंबली के अरकान की अक्सरियत, और जो एतमाद और अदम एतमाद है या इलेक्ट होना है और अदम एतमाद की अगर तहरीक आती है तो फिर भी कुल रकनीयत, टोटल मेंबरशिप यानी 342 की अक्सरियत। लेकिन यहां ना जब सदर कहता है 91 सब आर्टिकल 7 के तहत, फिर वहां लफ्ज आता है मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, यानी जितने मेंबर हैं नेशनल असेंबली के वो टोटल 342 नहीं गिनती होंगे, वो गिनती होंगे जितने अरकान मौजूद हैं। खाली नशिस्तें जो है वो निकाल दी जाएंगी उसमें से, वहां से वो लेंगे। मसलन अब जो इनके पास कुल अरकान है कौमी असेंबली में, वो 342 में से कुछ, अगर 342 में से 172 चाहिए ना, वो मैंने बता दिया होगा, और 125 बंदे रिजाइन दे के बैठे, वो भी मंजूर नहीं हुआ रिजाइन, ठीक है ना। अगर रिजाइन मंजूर नहीं होता फिर ये लोग बनते हैं, इनकी तादाद में लिखी 338, कुछ सीटें खाली हैं 338, और 338 का फिर जो है वो 170 वोट जो है वो तकरीबन 170 वोट होने चाहिए होंगे शहबाज शरीफ को, ये अगर सदर कहता है उन्हें। लेकिन अगर 125 निकाल दिए जाते हैं तो फिर पीछे रह जाते हैं 213, और 213 में से इनको सिर्फ चाहिए होंगे 107 वोट, 107 वोट ये लेके दिखाएंगे कि जनाब ये मेरे एतमाद इतने लोगों को मेरे पास है। वो अरकान की अक्सरियत, टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत नहीं, ये सारा इशू है, ये नहीं गिरा सकते। अगर कह भी देता है वो 125 जो इनके पड़े हुए हैं अरकान, तो इस वक्त 40 जो हैं वो अपोजिशन वाले हैं वहाँ कौमी असम्बली में, और 173 जो हैं वो हुकूमत वाले। एक बंदा फौत हो गया तो 174 थे ना, 173 रह गए हुए, तो 40 अपोजिशन के पास है। अगर 125 ये वापस आते हैं, अपना थोका चाट लेते हैं, फिर ये सूरत जो है ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 170 लेने पड़ेंगे अगर ये 125 वापस। लेकिन वो उन्होंने आने नहीं देना, कि उन्होंने बीच में से कुछ लोग जो अड़ा देने हैं ऊपर वाले। और पंजाब में सूरत मुख्तलिफ है। पंजाब में सूरत ये है कि पंजाब असम्बली में अगर गवर्नर कह देता है ये 8-10 बंदे इधर उधर कर लेते हैं, और गवर्नर ये कह देता है जनाब एतमाद का वोट लें, इस वक्त पंजाब असम्बली के जो अरकान है उनकी तादाद है 365, और फिर 365 की अक्सरियत इनको लेनी पड़ेगी, 371 की अक्सरियत नहीं लेनी पड़ेगी। और 365 की अक्सरियत जो है वो भी, ये आर्टिकल है आइन का 130 सब आर्टिकल 7, जैसे वो 91 सब आर्टिकल 7 है, ये 130 सब आर्टिकल 7 है, ये कहता है। तो वैसे तो 186 बंदे चाहिए, लेकिन अगर 365 सीटें हैं बाकी खाली हैं, अरकान की तादाद 365 है, तो 182 वोट फिर भी लेने पड़ेंगे इनको, अगर वो कह देते हैं एतमाद का वोट लेने के लिए। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत ज्यादा खतरे में है, वफाक की हुकूमत कम खतरे में है। ये 5-10 बंदे इधर उधर कर लेते हैं, शोर शराबा जारी रखते हैं, प्रेशर बढ़ाई रखते हैं, तो फिर मामला जो ज़ाहिर है वो उनकी जुबान में, अगर वो ईंट मारते हैं, ये पत्थर की शक्ल में जवाब दे रहे हैं, तो फिर जो हमारे तो लोग जो हैं वो तो कहते हैं जनाब जो तकड़ा होता है बहादुर लोग बहादुरों को पसंद करते, बुजुर्गों को पसंद ही नहीं करते। इनको यहाँ ये नहीं कुछ समझा कि आइन क्या कहता है, जमहूरियत। जैसे मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर राज मैं पसंद नहीं करता, मेरे ख्याल में जो गैर जमहूरी इकदाम है अगले आइन के तहत ठीक है, या ये देख रहे, यहाँ ये देखते हैं कि ठोका किसने है, फेंटा किसने लगाया है, ये देखते हैं। अब कारकुनों का हौसला बढ़ जाएगा, जनाब क्या ठोका कि जनाब क्या फेंटा लगाया परवेज लाई का, ख्वाब देख रहा कि मैं वज़ीर आला बनना, घर पे जिल रहा है और टुंगिया पे है इस तरह। और उनको भी यही, जब उसने इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे, सारी दुनिया कह रही थी यार ये कह रहा है नहीं एकदम, लेकिन वो कह रहे देखिया कि मैं ठोकिया। ये सारा मामला है, ये शो करना है इन्होंने कि कौन ज्यादा फेंटा लगा रहा है, कौन ज्यादा ठोक रहा है मुखालिफ को। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।